जेड प्लस में भी, क्यू प्लस में भी और आर प्लस में भी। तो अब एक काम करते हैं, इसको किसी फील्ड पे डिफाइन करते हैं। और फील्ड, सबसे छोटा फील्ड क्या है अपने पास, एफ इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये सबसे छोटा फील्ड है। तो एक काम करता हूँ, जेड को सबसे पहले जेड पे डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये तो फील्ड का एलिमेंट है, क्यू से छोटा मैं इसको ले नहीं सकता। तो जेड ओवर क्यू, तो क्या जेड ओवर क्यू वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? अगर नहीं करेगा तो कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है इसमें? हम्म, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सा, एडिशन वाला या स्केलर वाला? एडिशन वाला चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप है। एडिशन वाला क्यों नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप है तो एडिशन वाला तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। एडिशन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जेड प्लस अबेलियन ग्रुप। तो एडिशन के प्रॉपर्टी तो चेक ही नहीं करना है। सिर्फ कौन सा चेक करेंगे, स्केलर वाला। नहीं, एडिशन क्यों चेक करेंगे, एडिशन तो अबेलियन ग्रुप बोल रहा हूँ ना मैं, जब बोल रहा हूँ तो क्यों चेक करेंगे। एडिशन के लिए हम लोग स्केलर का यूज भी नहीं करते। उसके बाद स्केलर में कौन सी प्रॉपर्टी? हम्म, रैशनल नंबर से। हम्म, जब मैं जेड ओवर क्यू करूंगा, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक जेड में और एक जेड का कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो जब मैं इसको करूंगा तो इसमें, ये इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे मैं यहाँ के एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा ना, कि जो इंटीजर्स नहीं है, और जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 1/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूं 1/3 को 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3। क्या 2/3 इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो ऐसे में कोई भी एलिमेंट ले लूं जो कि जेड से नहीं रहेगा, जेड के बाहर का, और उसको अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि जेड का मेंबर होगा। याद रखना, उसका इन्वर्स मत ले लेना। जैसे अगर 1/2 ले लेंगे तब तो आएगा। बाकी कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो फिर जब उसको ऑपरेट करेंगे, तो फिर उसका जो इमेज है वो इंटीजर्स नहीं होता। तो देयरफॉर स्केलर प्रॉपर्टी में क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं है। क्लियर है सबको? तो वी इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ऐसे क्यू प्लस एक अबेलियन ग्रुप है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले क्यू ओवर क्यू डिफाइन करता हूं। तो क्या क्यू ओवर क्यू फील्ड होगा? तो याद रखना है, हर एक वेक्टर स्पेस अपने आप पे खुद पे क्या होता है, एक जेड ओवर क्यू। हाँ, क्या होगा? नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं, वो तो डिफाइन वगैरह ये चेक करके तभी बोल रहे हैं, डिफाइन नहीं होगा। ये नहीं होता, इसके बाद ही तो बोलेंगे ना कि जेड ओवर क्यू वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो ये अपने पास क्यू ओवर क्यू, क्यू ओवर क्यू तो रहेगा, हर एक फील्ड खुद पे क्या होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर एफ एक कोई फील्ड है, ठीक है, और एफ ओवर एफ ये हमेशा फील्ड होगा। तो फील्ड को खुद पे करेंगे तो हमेशा फील्ड आएगा। अब क्यू एक फील्ड है, आर एक फील्ड है, तो क्या क्यू ओवर आर एक वेक्टर स्पेस होगा, क्यू ओवर सी एक वेक्टर स्पेस होगा, और क्या होता है क्यू आर, इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस होगा और कौन सा नहीं? ये वेक्टर स्पेस है, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, स्केलर में। ये क्लोज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सेम इसमें भी यही होगा, इसमें भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर F1 F2 अगर ये फील्ड है, तो F1 ओवर F2 ये वेक्टर स्पेस होगा कब, जब F1 इसका सबसेट हो, या फिर ये सब फील्ड होना चाहिए। F2 क्या होना चाहिए, F1 का सब फील्ड होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो जो स्केलर है ना, स्केलर वाला फील्ड, वो हमेशा F1 का क्या होना चाहिए, सब फील्ड होना, तब जाके F1 ओवर F2 क्या होगा, वेक्टर स्पेस। क्लियर है सबको ये?
इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि आर क्यू का सब फील्ड नहीं है, सी क्यू का सब फील्ड नहीं है, ये इसका सब फील्ड। अगर इसको मैं चेंज कर दूं आर ओवर क्यू तो ये वेक्टर स्पेस होगा, सी ओवर क्यू ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा, क्यू रूट टू ओवर क्यू ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर वेक्टर स्पेस है तो इसके पास इसका डायमेंशन होगा, या तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा या तो इनफाइनाइट डायमेंशनल, लेकिन उसके पास उसका डायमेंशन होगा। तो कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ये हम लोग एक्सियम ऑफ चॉइस का यूज करके प्रूव कर पाते हैं कि हर एक वेक्टर स्पेस के पास उसका डायमेंशन होता है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। ठीक है, उसके पास उसका जनरेटर होता है जो उसको जनरेट करता है, भले वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड पे तो अपने को क्या चाहिए, उसका डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन कोई जब फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी डिग्री पूछ लेते हैं, तो डिग्री का ही मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है, दोनों सेम चीजें हैं। तो सबसे पहला तो थ्योरम यही है कि अगर एफ सेम फील्ड है तो इसका डायमेंशन हमेशा कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे ही समझो, एक एक फील्ड का एलिमेंट ले रहा हूं और दूसरा भी एक फील्ड का एलिमेंट है, सेम फील्ड पे है। तो अगर इसका डायमेंशन वन है, इसका मतलब क्या होगा कि एक ही एलिमेंट इसको जनरेट कर पाएगा। तो एक काम करता हूं, वन ले लेता हूं। ठीक है, एक बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे ना। अब तो बेसिस का मतलब समझ में आ गया कि बेसिस के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। मैं एक काम कर रहा हूं, वन ले रहा हूं, और इसका मतलब यू एफ के कोई भी मेंबर को मैं वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अल्फा ढूंढना है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को क्या सिलेक्ट कर लूंगा, यू। ठीक है, तो सेम फील्ड पे है तो वन हमेशा जनरेट करता है। क्लियर है सबको ये। अगर एफ सबसेट है के का, वेयर एफ एंड के आर सब फील्ड। ठीक है, और एफ जो है वो के का सब फील्ड है, तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस के ओवर एफ ना। अगर एफ के का सब फील्ड है तो हम लोग एक वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अब वेक्टर स्पेस है तो इसका डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब क्यू को मैं किसके किस पे डिफाइन कर सकता हूँ, सिर्फ क्यू पे डिफाइन कर सकता हूँ। और कोई फील्ड है जिसको क्यू पे डिफाइन कर सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वेक्टर मतलब इसका, नहीं नहीं, क्यू स्मॉलेस्ट सब फील्ड नहीं है, आर के सबसेट में, ऐसा इनफाइनाइट फील्ड में। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे Z2 Z3 Z5 सब सब फील्ड है। तो Q ओवर Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन। इसके बाद Q रूट टू भी एक फील्ड होता है, इसको डिफाइन करता हूँ मैं Q पे। इसको चेक कर सकते हैं हाँ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट हो, एडजॉइंट एलिमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, A प्लस अल्फा बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। या फिर अगर एफ इन जनरल, एफ ऑफ अल्फा क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू एफ। क्लियर है सबको ये। तो एफ ऑफ अल्फा मतलब ए प्लस अल्फा बीटा सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। तो ऐसे क्यू रूट टू का मतलब क्या होगा, क्यू रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, ए बी बिलोंग्स टू। तो ये इससे ही क्लियर हो गया कि इसके डायमेंशन में कितने वेक्टर स्पेस, अरे इसके बेसिस में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो वन आएगा और एक तो टू। तो इसका मतलब वन और टू इसको जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसके एलिमेंट को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये इसका बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यही समझ में आ जाता है, मतलब वन और रूट टू इसके हर एक एलिमेंट को जनरेट करेंगे। क्लियर है सबको ये। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, टू हो गया। तो क्यू रूट टू ओवर क्यू का डायमेंशन टू है। या फिर अगर इन केस कभी फील्ड थ्योरी में इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पूछ रहा है तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी टू हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढते हैं जिसका रूट टू रूट हो जाए, जैसे x इज इक्वल टू रूट टू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके जितने भी कोएफिशिएंट है वो सब क्यू से बिलोंग कर रहे हैं, और ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल है जिनके कोएफिशिएंट क्यू से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री क्या है, टू। तो ये इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा, टू। तो अपने को मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढना रहता है। ठीक है, और अगर सपोज क्यू रूट टू को ही डिफाइन कर रहे हैं, क्यू रूट टू पे, तो इसका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा।
Q√2 को Q√3 पे नहीं डिफाइन कर सकते, अगर रहेगा भी तो उसमें अपने को एलिमेंट अलग से ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, R को किस पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? Q पे डिफाइन कर सकते हैं। R को Q√2 पे भी डिफाइन कर सकते हैं। R को हम लोग R पे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? ये इनफाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है। इसमें इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें सेम फील्ड है तो 1। और हाँ, 1 का मतलब ये डायमेंशन 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 ही जनरेट करेगा। 1 इजी रहता है, बाकी कोई भी उसका एलिमेंट ले लो उसको जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब सी को किस पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? C/Q, C/R और C/C। तो C/Q इनफाइनाइट, C/R 2 और C/C 1, ठीक है। तो ये तो हो गया जब जिसमें एक ही टपल होंगे। ये तो हम लोग ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें एक ही डायमेंशन के एलिमेंट हो। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट लेंगे जो n टपल्स के हो। n टपल मतलब r। हाँ, तो इसके एलिमेंट कैसे रहेंगे अब? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं? R² बोलते हैं। तो इसके कोई भी मेंबर लूंगा वो किस फॉर्म में आएंगे? इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी R में डिफाइन करते थे वो सारी चीजें। और अपने को पता है R² एक अबेलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रूव कर सकते हैं अबेलियन, सारी प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं ना। एसोसिएटिविटी हो जाएगा क्योंकि एडिशन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि R के एलिमेंट ले रहा हूँ। कंपोनेंट वाइज इसका एडिशन कर सकते हैं हम लोग कि कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू R²। तो इसके ये इसको नाम देते हैं कैपिटल X, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल Y। तो x प्लस वाई कैसे डिफाइन करेंगे? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना है तो अल्फा टाइम्स x1 सॉल्व अप टू xn। तो इसको डिफाइन करते हैं अल्फा टाइम्स x1 सॉल्व अप टू अल्फा टाइम्स xn। तो ये अपने पास एडिशन हो गया, ये अपने पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और इससे प्रूव कर सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। वेक्टर स्पेस की जो भी प्रॉपर्टी सब जीरो वेक्टर क्या होगा इसका? ये इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा। आर का जीरो वेक्टर, आर का जीरो वेक्टर, तो दोनों में जीरो जीरो। ऐसे अगर 3 टपल्स के रहेंगे तो 0 0 0, n टपल्स के रहेंगे तो सब जीरो, तो वो इसका जीरो वेक्टर हो जाता है। तो ये एक वेक्टर स्पेस कर रहा है। तो अगर अपने को R² निकालना है, और ये याद रखना, ये जो यहाँ पे R यूज कर रहे हैं ना, तो ये अगर K है और ये F, तो K क्या होना चाहिए? F का सब फील्ड ही होना चाहिए। अब अगर किसी ने ये डिफाइन कर दिया R², तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? नहीं करेगा क्योंकि सी आर का सबफील्ड नहीं है। तो ये चीज याद रखो। तो R² और इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन ऑफ। और हाँ, इसके डायमेंशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 0 और 0 1। इसको सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं, E1 E2। अच्छा, यही होंगे कि और भी कुछ रहेंगे? हम्म, एक ही बेसिस है। अगर इन जनरल बेसिस लिखना है तो नहीं नहीं, यूनिक कैसे रहेगा? अरे इन जनरल ऐसे लिख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो ये भी इसका बेसिस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग वन के अंदर, वन के प्लेस पे कोई भी, वेर ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर, ये भी इसको जनरेट, बट इसी फॉर्म में होना चाहिए।
ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ये जो 1001 यूज कर रहे हैं ना, ये अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस है। लेकिन जनरल बेसिस की बात करेंगे तो A0 और 0 भी। तो ऐसे अगर मैं r⁴n/r करूंगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा n, और इसके बेसिस कैसे होंगे? अगर इन जनरल लिखना है तो A00 मतलब A1, ऐसे 0 A2, ऐसे लास्ट में 00 an, वेयर इच ai बिलोंग्स टू r। अगर स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे तो E1 सॉल्व अप टू En, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है, वेयर ei ये डेल्टा आई से होता है, क्रोनेकर डेल्टा, मतलब जब आई इक्वल रहेगा उस केस में 1 आएगा, बाकी हर केस में 0। ठीक है। जब कुछ नहीं दिया तो हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस ही लेना है, जब तक कि बेसिस डिफाइन ना किया हो। अब C ओवर C वेक्टर स्पेस है, तो अगर मैं n कर दूंगा तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा। लेकिन अगर मैं C⁴n ओवर r कर दूंगा, उस केस में क्या होगा इसका डायमेंशन? हम्म 2n। ठीक है। अब इसके बेसिस कैसे होंगे देखो, अगर मैं इन जनरल बेसिस की बात करूं तो A1 0, A2 0, उसके बाद लास्ट में 00 an। ठीक है। और भी n वेक्टर होंगे ना, वो कैसे होंगे? bi मतलब b1i 0 b2i सॉल्व अप टू 00 bni। क्लियर है सबको ये जनरल बेसिस हो गया। अगर स्टैंडर्ड बेसिस रखना है तो 100, ऐसे 010 और 00। हाँ, B10 समझा नहीं मैं। हाँ, जीरो नहीं लिखेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? आई लिख दिया ना, उसका तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगा ना, चाहे ऐसे लिख, मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, ये ऐसे, और आई 00 0 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिस से जाएंगे तो ये n एलिमेंट और ये एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो गए? 2n एलिमेंट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ना, अगर मान लो मुझे ये लिखना है 3 + 2i लिखना है, 1 + 2i लिखना है, ये किसका एलिमेंट है? C² का। तो बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे? एक तो मेरे पास आ जाएगा 10 01 i0 और 0i। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ मैं इसको, लिख सकता हूँ कि नहीं? 3 10 +1 01 +2 i0 +2 0i। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 0 1, अरे 0 0, अरे यहाँ पे 1 ना, तो ये 0 1 2i 0 0 2i। और इसको कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग, ये क्या आ जाएगा? 3 + 2i, और यहाँ पे ये 1 + 2i आ गया। समझा ये क्यों ले रहे थे ऐसे? तो ये इसका बेसिस हो गया। समझ में आ रहा है सबको ये? लेकिन यही अगर मैं इसको मान लो ऐसे C⁴n/c लेता, तब अगर कुछ एलिमेंट को ऐसे लिखना 3 + 2i 4 + 6i, अब इसका बेसिस क्या होगा? ये इससे काम चल जाएगा ना। इसको मुझे क्या लिखना है? 3 + 2i 4 + 6i, अल्फा 10 बीटा 01। तो अल्फा बीटा को क्या ले लेंगे? अल्फा को मैं ले लूंगा 3 + 2i, और बीटा को क्या ले लूंगा? 4 + 6i। क्यों ऐसा ले रहा हूँ?
क्योंकि अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी को बिलोंग कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो सी रेस टू एन ओवर सी का डायमेंशन क्या होगा, एन। लेकिन सी रेस टू एन ओवर आर का डायमेंशन क्या होता है, 2n। ठीक है, एक तो ये डायमेंशन, हम लोग डायमेंशन का डेफिनेशन देख लिए इन टर्म्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एक और हम लोग डायमेंशन को डिफाइन करते हैं कि डायमेंशन का ये भी डेफिनेशन होता है कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है कि उसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। और भी कोई भी वेरिएबल्स नहीं, फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स मतलब जो भी वेरिएबल्स है ना, उसमें से जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे उसको माइनस कर दो। जैसे मैट्रिक्स में इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, और आगे जब रैंक नलिटी थ्योरम और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं ना, तब भी वहां पे हम लोग फ्री वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो ये 1 2 3, ठीक है, अगर ये आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना, इसका मतलब ये फ्री नहीं है ना। अगर ये तीनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये फ्री नहीं है। ये अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब u1 अगर u2 प्लस u3 है, तो क्या ये फ्री है कि मैं इसको चूज कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं u2 और u3 को चूज करूं तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप चूज हो रहा है, ये फ्री नहीं है कि इसको अपने मर्जी से चूज करे। अगर u1 u2 u3 है तो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? सिर्फ u2 u3 होंगे। और डायमेंशन में भी क्या करते हैं हम लोग, यही निकालते हैं ना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो फ्री नहीं है। अगर ये इस पे फ्री होता तो इसका मतलब इनमें से कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं रहता, मतलब ये आपस में कोई किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सब फ्री वेरिएबल्स हैं। इसको अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसको चाहे जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसको चाहे जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ्री नहीं होते, इसका मतलब ये बाकी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ये सबको? इसका यूज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, फ्री वेरिएबल्स। तो जब मैट्रिक्स का यूज करते हैं हम लोग, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, और जिसके एलिमेंट जो है वो किसी फील्ड से आ रहे हैं ओवर किसी फील्ड पे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? बोलो। हम्म, m इंटू एन। कब? जब इस पे कोई भी कंडीशन नहीं होगा तो। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब हम लोग जितने वेरिएबल है सबको मैं चूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मैट्रिक्स पे कोई कंडीशन नहीं है ना, तो इसमें कितने वेरिएबल होंगे, a11 से लेके ऐसे ही। कितने फ्री वेरिएबल्स है अपने पास? a11 से लेके amn, तो टोटल कितने एलिमेंट है इसके पास? m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, और ये सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। मैं चाहे जो इसको चूज कर सकता हूँ। इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है सब फ्री वेरिएबल्स हैं, तो इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे? m इंटू एन। और फील्ड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सेम फील्ड पे डिफाइन कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? m इंटू एन। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो कितने आ जाएंगे इसके डायमेंशन? एन स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? अब अगर इस फील्ड को, ये केस याद रखना है, जैसे अगर C ओवर R आ गया तो उस केस में 2 इंटू एम एन करना है अपने को। तो इसका मतलब ये भी चीज है ना, मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तभी हम लोग उसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, मैट्रिक्स से पता है अपने को एडिशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी उस पर डिफाइन करते हैं, स्केलर के रिस्पेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी होती है। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल के बिना, जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए नॉट a1x सॉल्व अप टू ए एन एक्स एस टू एन। तो जितने ए आई है वो कहाँ बिलोंग करेंगे? जिस पॉलिनोमियल को जिस फील्ड पे ले रहा हूं मैं, अगर f1 पे ले रहा हूं तो ये सारे f को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को
किसी वेक्टर किसी फील्ड पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर इस पूरे को वेक्टर स्पेस बोल दूं तो इसको किसी फील्ड पे डिफाइन करेंगे। तो ये फील्ड क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको के दूं तो के क्या होना चाहिए, वी का एफ का सब फील्ड होना चाहिए, तब जाकर मैं वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकता हूँ। अब बात आती है कि इसके पास कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके बेसिस क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट है ना ये इसके बेसिस हो जाते हैं। वन, अगर स्टैंडर्ड बेसिस, अगर इसी बेसिस की बात करूं तो ए नॉट, ए वन, सॉल्व अप टू ए एन, ये इसके जनरल बेसिस है। अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे तो वन, अरे अरे अरे, असल में कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसके, ये भी लिखना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर सॉल्व अप टू एक्स एस टू एन, ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी n प्लस वन वेक्टर ले लो, ये सारे इसके जनरल, अरे स्टैंडर्ड क्या बोलते हो, जनरल बेसिस होंगे। और वन एक्स एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो कितने वेक्टर होते हैं इसके पास, n प्लस वन। वही चीजें ये भी ध्यान रखना है, अगर c ओवर r है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f2 है। मान लो पहले f1 का f2 पे निकाल लो कि इसका डायमेंशन कितना है। मान लो इसका डायमेंशन k आ रहा है, तो अब अगर मैं इस पे कोई वेक्टर स्पेस डिफाइन करूं, वेक्टर स्पेस नहीं, मान लो यहाँ पे कुछ वेक्टर स्पेस तो पूरा होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या करना है, जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉलिनोमियल है तो n प्लस वन इंटू के करना है, तो ये जो भी रहेगा उसको के से मल्टीप्लाई करना है। जैसे c ओवर r में इसका डायमेंशन कितना था, टू, तो टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्लियर है सबको ये? अब बात आती है डायमेंशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैट्रिक्स पे आते हैं। तो मैट्रिक्स डिस्कस नहीं किए थे, इसके लिए हम लोग ने मैट्रिक्स का देखा नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर है मैट्रिक्स देखेंगे, तो उसके बाद जो स्पेशल टाइप की जो 16 या 18 मैट्रिक्स हैं, उनके अपने को पहले तो ये चेक करना है कि उसमें से कितने सब स्पेस है, ठीक है। तो सबसे पहले सब स्पेस चेक करने आना चाहिए, ठीक। अब सब स्पेस चेक कैसे करते हैं, तो सब स्पेस में ध्यान दो। अगर मैं जैसे आर एस टू एन का सब स्पेस देख रहा हूं, तो आर एस टू एन के सब स्पेस में, जैसे एक मान लो आर क्यूब ले लिया मैंने, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है। और मैंने एक इसका सब स्पेस ले लिया, ये सब स्पेस होगा। हम्म। हाँ, क्यों? अगर ये सब स्पेस है, पहला कंडीशन तो इसके पास जीरो वेक्टर होना चाहिए, सबसे पहले तो यही चेक करना है। या फिर सब स्पेस का एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो सीधे बोल देना ये सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता। तो पहले तो सबसे पहले जीरो इसके पास होना चाहिए, कोई भी सब स्पेस के पास जीरो वेक्टर होता है क्योंकि वो अबेलियन ग्रुप होता है, इसका जीरो वेक्टर है। अगर जीरो वेक्टर है इसका मतलब जीरो जीरो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, इसका मतलब क्या है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वन जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अपने को कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया, इसके लिए ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे मतलब आर स्क्वायर का मैं कोई सब स्पेस ले रहा हूं, ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो,
A2 प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 सच दैट C1 एंड C2 इज 0, तो उस केस में सब स्पेस होगा। लेकिन अगर C1 नॉन जीरो, C2 नॉन जीरो, या फिर दोनों में से दोनों ही नॉन जीरो आ गए, तो उस केस में ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एक भी अगर C1 C2 में से नॉन जीरो है, उस केस में सब स्पेस फॉर्म नहीं करता। और इसका सिंपल रीजन क्या है कि इसके पास जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं करते। ठीक है, समझ में आया सबको? इसका मतलब क्या हो गया कि आर स्क्वायर के अंदर मैं एक, देखो आर स्क्वायर मतलब पूरा मेरा ये आर स्क्वायर है, तो ये पूरा प्लेन है। इसमें अगर मैं वो कलेक्शन ले लूं कि वो सब स्पेस जिसमें सारे लाइन आएंगे और जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, तो क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे? तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बोलूं, तो आर स्क्वायर के अंदर वो सारे लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिन से नहीं जब पास हो रहा है, तो वो जो सबसेट लूंगा आर स्क्वायर का, वो कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ऐसे आर क्यूब के अंदर प्लेन की बात कर सकते हैं हम लोग, और उससे आया तो हाइपर प्लेन के, जो रियलिटी में नहीं होता बट मैथ्स में होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे चेक करते हैं कि अगर ये C1 C2 जीरो आ गया, उस केस में सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? और ऐसे ही हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेक करते हैं। बोलो इसमें से आर स्क्वायर का, आर इस टू फोर का कौन सा सब स्पेस है? बोलो कौन सा सब स्पेस फॉर्म करे? हम्म, W2। और ये नहीं कर रहा है, क्यों? इसका रीजन क्या है? जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला, इसमें भी जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जब एबीसी को जीरो पुट कर दूंगा तो जीरो इज इक्वल टू फोर, तो ये नहीं आएगा। W4 क्यों नहीं कर रहा है? क्या चूज करेंगे हम लोग तब? कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फेल हो रहा है? एक तो जीरो वेक्टर ही नहीं है इसके पास ना, क्योंकि ए पॉजिटिव बोल रहा मतलब ए में जीरो नहीं आएगा। अगर मान लो इसको ग्रेटर देन बोल दूं, तब जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो आ सकता है। तब कहाँ प्रॉब्लम होगा कि मैं अगर स्केलर को निगेटिव, कि स्केलर को निगेटिव ले लूं, तब दिक्कत हो जाएगी ना। इसको कोई पॉजिटिव नंबर ले लूं और स्केलर कोई नहीं, मतलब ऐसा नंबर जो ये पॉजिटिव हो, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक स्केलर नेगेटिव ले लूं मैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर वो क्लोज नहीं होगा। तो इस केस में ये नहीं होगा। तो ऐसा अगर इनइक्वालिटी आ रहा है किसी भी वेरिएबल पे, तो उस केस में भी याद रखना है, सिर्फ इक्वल के केस में, मतलब कहीं पे कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा है और जो भी इनइक्वालिटी एक भी यूज नहीं हो रही, सिर्फ इक्वालिटी और कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं होगा, ऐसे केस में आर एस टू एन के जितने भी सबसेट होते हैं वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करते हैं। कहीं पे भी अगर कांस्टेंट टर्म हो गया, कोई इनइक्वालिटी आ गई ग्रेटर देन लेस देन, उस केस में वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नहीं नहीं, मॉडुलस वगैरह भी नहीं करता।
ठीक है, मॉडुलस में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर अब मैं अल्फा को ले लूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो नहीं होगा। ठीक है, वही पॉजिटिव वाला ही हो जाता है उसमें। तो ये तो हो गया अपने पास एन टपल्स के। मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है जो सब स्पेस फॉर्म नहीं करता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब स्पेस फॉर्म करेगी। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी इटसेल्फ मतलब कलेक्शन क्या लेंगे? जैसे मैंने एक मान लो एक वेक्टर स्पेस ले लिया जिसमें हम्म हाँ, मान लो अगर मैं सब स्पेस ले रहा हूँ, इसमें वो सारे मैट्रिक्स होंगे सच दैट कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, और वेक्टर स्पेस भी इसको आर पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, फील्ड भी आ रहा है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी? एडिशन वाली। क्या ले लेंगे एग्जांपल? एक आई और बी माइनस आई, तो ए का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, बी का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, बट ए प्लस बी एक जीरो मैट्रिक्स है और जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? जीरो। तो ये अपने पास क्या है? एक ऐसा कलेक्शन हो गया वी का डब्ल्यू जो कि सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। ऐसे जीरो के लिए भी नहीं होगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया उस केस में भी नहीं होगा, एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अल्फा ए का ट्रांसपोज अल्फा ए का ट्रांसपोज अल्फा ए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ऐसे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते थे और डायरेक्ट भी कर देते तब भी आ जाता वो। ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सारे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर का दो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, उनका सम भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर होता है। स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो लोअर ट्रायंगुलर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को होता है। ठीक है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो डायगोनल मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब होते हैं। जैसे ही कॉम्प्लेक्स में आएंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स पे, वो डिपेंड करता है कि फील्ड क्या ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज होता है।